हेलो एवरीवन, ये टेस्ट पेपर नंबर 28 है विजन आईएएस का और फुल लेंथ टेस्ट है 5। इसके अभी फुल लेंथ टेस्ट 8 आ गया है। इसमें क्वेश्चन 25 तक हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, इसको MEIT और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के द्वारा विकसित किया गया है, पहला ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, तो बी ऑप्शन इसमें कट हो जाता है। फिर है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, यह भारतीय नागरिकों को स्थानीय निकायों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकारों की ई गवर्नेंस संबंधी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। ये जो उमंग है, ये सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक पैन इंडिया ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला एकल ऐसा मंच है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन बचता है। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो इसमें ए ऑप्शन ही बच जाता है, 1 और 3। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में है, अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है, इन्हें दार्शनिक रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, इनको दार्शनिक रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये मालवा साम्राज्य की रानी थी, पहला करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया और आम लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए सार्वजनिक सभाएं भी की थी, दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है, इन्होंने धर्म के आदेश संदेश का प्रसार करने के लिए और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है, इसमें तीनों ऑप्शन 1 2 3, एक तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, या तो ए होगा या फिर डी होगा। इनका सबसे उल्लेखनीय योगदान 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत और उसका नवीनीकरण कराना था। इसमें ये भी ऑप्शन करेक्ट है, 1780 में ही इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और उसका नवीनीकरण भी करवाया। तो इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 28, बजटेतर उधारी जो ऑफ बजट बोरोइंग, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन चूज करना है, कौन सा सही ऑप्शन है। इन उधारियों को सरकार के कुल ऋण में जोड़ा जाता है। जो अतिरिक्त बजटीय उधारियां होती हैं उनको यहाँ पर जो सरकार का कुल ऋण होता है उसमें जोड़ा जाता है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ये ऐसी वित्तीय देयता है जिनके लिए संपूर्ण मूलधन और ब्याज की चुकौती सरकारी बजट से की जाती है, ये दूसरा ऑप्शन है इसमें सही है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और इनकी अवस्थिति दी हुई है, कहाँ पर है ये। पहला है इसमें माउंट टैम्बोरो, जो माउंट टैम्बोरो है ये इंडोनेशिया में स्थित है, ना कि फिलीपींस में, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। और यहाँ पर ये 1815 में इसका प्रस्फोट हुआ था और आज तक ये प्रस्फोट जो शक्तिशाली ज्वालामुखी प्रस्फोट है उसमें से एक था, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है अनाक क्राकोटोआ, ये यहाँ पर है इंडोनेशिया में, ना कि यहाँ पर ये जापान में, तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत है। ये इंडोनेशिया में दोनों ही माउंट सेंट हेलेंस, ये माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ना कि इटली में है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है इसमें माउंट पीली, जो माउंट पीली है ये कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, तो चारों ऑप्शन इसमें गलत है। इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित
में से कौन सा कथन कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले सिंथेटिक मीडिया पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें यहाँ पर ये वर्णन करता है सिंथेटिक मीडिया पद। इसमें डिजिटल कंटेंट जैसे चित्र, वीडियो और ऑडियो बनाने या संशोधित करने के लिए उन्नत एआई जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग का उपयोग इसमें शामिल है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। एक तो यहाँ पर जैसे कि डीप फेक वीडियो होती हैं और यहाँ पर SAI जनित छवियाँ होती हैं, वो सिंथेटिक टेक्स्ट भी होते हैं, सिंथेटिक स्पीच भी, चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट, AI जनित जो संगीत होते हैं और जो वीडियो गेम भी बनाए जाते हैं उन सभी में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, क्रय शक्ति क्षमता। जो क्रय शक्ति क्षमता है परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला कथन है इसमें PPP के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका USA विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। PP के आधार पर 2024 में देखा जाए तो चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन की जो कुल संपत्ति है 37.1 ट्रिलियन यहाँ पर डॉलर आंकी गई है 2024 में। तो पहला ऑप्शन गलत है, इसमें यहाँ पर चीन है। दूसरा ऑप्शन है PPP के आधार पर मापी गई वैश्विक GDP में भारत की हिस्सेदारी 5% से अधिक है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, जो भारत की है 8.2% GDP मापी गई है और ये है IMF के अनुसार। ऐसे भी आ सकता है इसमें, IMF के अनुसार भारत की जो हिस्सेदारी है GDP में 5% से अधिक है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार है। तीसरा ऑप्शन है इसमें 2024 में PPP के संदर्भ में भारत की GDP भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये भी ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसमें दो ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखें, जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP अमेरिकी डॉलर की तुलना में जो भारत रुपए की क्रय शक्ति क्षमता है 2011 के 15.55 के स्तर से बढ़कर 2024 में 20.6% हो गई है और ये यहाँ पर PPP के अनुसार देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें एक तो ये कथन ठीक है, ये कथन ठीक है, ये वाला गलत है। दो कथन इसमें ठीक है, बी आंसर इसमें सही है। अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में इसकी हेल्प हो जाएगी कि कितना था, भारत का कितना था, पहले नंबर पे चीन है या USA है, थर्ड नंबर पे किसके अकॉर्डिंग है, IMF के अकॉर्डिंग है या फिर वर्ल्ड बैंक में दिया जा सकता है। 32 है, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में उसने ईरानी देवीय अधिकार के सिद्धांत की शुरुआत की, जिसमें कहा गया था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रशासन के संदर्भ में उसने सुल्तान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बल देते हुए सिजदा, जमीन बोसी और पैबोस जैसी फारसी दरबार की प्रथाओं को अपनाया गया। अभी तक पढ़ने से पता ही चल गया होगा कि किसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। सिजदा और यहाँ पर पैबोस जैसी जो प्रथाएं थी उनको अपनाया गया था, ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। उसने मेवात और अवध में स्थानीय जनजातियों के विरुद्ध लोहे मुश्ती नीति को अपनाकर विद्रोह को भी दबा दिया। उसने भारत में नौरोज उत्सव की भी शुरुआत की तथा उसके शासनकाल के दौरान अमीर खुसरो जैसे उल्लेखनीय कवि ने ख्याति प्राप्ति की। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस शासक का वर्णन किया गया है? ये सब जो वर्णन किया गया है गयासुद्दीन बलबन का ही किया गया है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, तटीय पुलिन तट दिए हुए हैं और इधर राज्य दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर देखना है कितने युग्म इसमें सही हैं। अब यहाँ पर रोसीकोंडा ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एक तट है, ना कि तमिलनाडु का है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है बागाटोर, जो बागाटोर है ये यहाँ पर गुजरात का नहीं है, जबकि ये गोवा का एक प्रसिद्ध समुद्री तट है, ये भी गलत है। और गाहिर माता ये तो बताइए कछुओं के लिए उड़ीसा का ही है ये। तीसरा ऑप्शन इसमें ओनली करेक्ट है, तो केवल एक ही इसका आंसर है। ये सब जितने भी हैं एलिमिनेशन मेथड में वहाँ पर हेल्प ज़रूर करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो कम ही मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पैरा डिप्लोमेसी पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जो पैरा डिप्लोमेसी है उसका देखना है। डिप्लोमेसी मतलब होता है डिप्लोमेटिक कूटनीति,
तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। कूटनीति में उपराष्ट्रीय सरकारों की भागीदारी, इसमें 34 का डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 35, व्हाइट श्वेत हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही है। पहला है यह पृथ्वी की परपटी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसके जलने पर केवल जल ही उत्पन्न होता है, इसमें दूसरा ऑप्शन, इसमें जब इसको जलाएंगे तो केवल जल ही उत्पन्न होगा यहाँ पर, ठीक है दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है यह ब्राउन हाइड्रोजन से अधिक स्वच्छ है, जो ब्राउन हाइड्रोजन होती है उससे अधिक स्वच्छ है, तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तो सी आंसर ठीक है, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है 36, विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन सही है, कौन सा ऑप्शन है इसका। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD विश्व के वित्तीय बाजारों में धन जुटाता है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जो IBRD है विश्व के वित्तीय बाजारों में धन जुटाता है। और जो वर्ल्ड बैंक है उसके पांच संगठन है, जैसे IBRD हो गया, IDA हो गया, IFSC हो गया, मीगा हो गया और ICSID हो गया। भारत चारों का सदस्य है, बस ICSID को छोड़कर, जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र है। पहले भी इसमें पूछा गया है कि भारत जो वर्ल्ड बैंक के 5 संगठन है उसमें से किस किसका सदस्य है, तो भारत ICSID का नहीं है, बाकी का चारों का है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है समृद्ध सदस्य देशों के योगदान से मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो IDA को निधि प्राप्त होती है, इसमें दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक सदस्यों को भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन का यहाँ पर जो काम करता है IMF करता है, ना कि वर्ल्ड बैंक करता है। इसको पढ़ने से पता ही चल जाएगा स्टार्टिंग से ही, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इको मार्क योजना के संदर्भ में देखना है। इको मार्क योजना मतलब कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है उसके बारे में यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो BIS के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया जा सकता है, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इको मार्क केवल भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन प्राप्त उत्पादों को ही दिया जाता है, इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। यहाँ पर केवल भारतीय मानक ब्यूरो जो अधिनियम 2016 है इसके अंतर्गत ही नहीं, 2024 का उसके अंतर्गत भी और इसके अंतर्गत यहाँ पर मानदंड भी बताए गए हैं, जैसे कि जो अपशिष्ट और पर्यावरणीय उत्सर्जन के उत्पादन को कम करना या उसको समाप्त करना और प्रदूषण को कम करना, जो पुनर्चक्रण योग्य हो उसको पुनर्चक्रित सामग्री बनाना, या दोनों होना चाहिए इस तरीके से, और ऐसी सामग्री का उपयोग को कम करना जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ही है इसका आंसर ठीक है, और यहाँ पर सही ऑप्शन इसको पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 38, प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें कितने युग्म सही है, इससे यहाँ पर क्वेश्चन आता ही है, ये पहले भी आए हुए हैं। सातवाहन, जो सातवाहन है, सातवाहन का देखना है इसमें इसके संस्थापक कौन थे, सातवाहन के संस्थापक कौन थे इसमें ये बताना है, तो सिमुकी थे, ठीक है पहला ऑप्शन। और गुप्त का देखें, जो गुप्त वंश है इसका कौन थे, ये समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है, तो इसमें यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं था। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कुजुल कड़विशेष या कड़विशेष प्रथम ही था, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ठीक है। जबकि दूसरा ऑप्शन जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश का यहाँ पर गलत है, तो इसमें 1 और 2 ही सही है। जो गुप्त वंश है इसका चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, ना कि समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, पहला और तीसरा, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व व्यापार सांख्य की समीक्षा रिपोर्ट 2023 जारी की, ये की है विश्व व्यापार संगठन ने WTO के द्वारा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 40,
किस लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता? पहला ऑप्शन है इसमें सलमान रुश्दी इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 के लिए पुरस्कार जीता है। दूसरा है अमिताभ घोष, इन्होंने कभी भी बुकर पुरस्कार नहीं जीता है, इनको लेकिन शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया था। तीसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय, इन्होंने जीता है। दूसरा ऑप्शन कट करते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें कट हो गया। अब 3-4 तो है ही, क्योंकि 3-4 बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, और पहला दे के लिए तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41। यह राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सिंधु एवं जास्कर नदियाँ इसकी सीमाओं से होकर प्रवाहित होते हैं। यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ पर इसमें देखा जाए नंदा देवी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से जास्कर और सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो डी ऑप्शन तो इसमें से गलत हो गया। और यहाँ पर जो ये एकमात्र जो बोला हुआ है देश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इसमें लद्दाखी ओरियल भी पाया जाता है, और कहाँ पर? हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये हेमिस ही है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में पूछा हुआ है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये है लद्दाख में, तो ये हिमालय के उत्तर में ही स्थित है, ना कि ये भी दाचीगांव और किश्तवाड़। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में देखना है, और इसमें देखना है कितने कथन, कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। इसमें पहला है मन्नार की खाड़ी के बारे में बताया हुआ है, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला ऑप्शन ये ठीक है, ये पहला ही है। और दूसरा ऑप्शन है इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB, जो यूनेस्को का MAB है उसमें भी इसको शामिल किया गया है, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत की पहली मरीन एलीट फोर्स गठित की गई थी। इसमें तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है? इसमें देखना है हर खेत को पानी, ये 2015 में आई थी, 1 जुलाई 2015 में। और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसका उद्देश्य था कि जो सिंचाई कवरेज है उसको बढ़ावा देना है, और उस जो खेत स्तर प्रणाली है उसमें सुधार भी करना है। इसके 4 घटक थे, एक तो हर खेत को पानी, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ये भी ठीक है। और प्रति बूंद, ये भी ठीक है। जल संपदा जो विकास वाटर सेट डेवलपमेंट है, ये भी ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन ना करेक्ट है, यहाँ पर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं। पहला कथन है लंबी दूरी के डेटा संचरण के लिए तांबे के केबल की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाती है। पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, दूसरा कथन पहला सही है, दूसरा इसमें देखें यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर तांबे के केबलों की तुलना में उच्च बैंडविड्थ प्रदान करते हैं, लागत प्रभावी होती है तथा सभी प्रकार के नेटवर्क के साथ संगत होते हैं। इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें सही नहीं बताना है, जो दूसरा है इसमें सही नहीं है। इसमें पहला तो ठीक है, और कथन पहला इसमें सही है। इसमें कौन सा सही है यही बताना है। तो पहला तो इसमें सही है, लेकिन दूसरा इसमें सही नहीं है। पहला सही और दूसरा गलत, तो सी में आ रहा है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45। प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद कीलिंग कर्व, जो कीलिंग कर्व है ये किससे संबंधित है, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। ये है यहाँ पर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता के दीर्घकालिक अभिलेख रिकॉर्ड से, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का उपयोग किया गया है, ये देखना है। और इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहला है यहाँ पर सरकारी अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करके ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना। इसमें यहाँ पर पहला ठीक है,
दूसरा है स्वदेशी को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत और प्रचार प्रसार के लिए, ये भी ठीक है। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल, ये भी ठीक है। यहाँ पर चारों ऑप्शन ये करेक्ट है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जब उग्रवाद का दौर था, उग्रवादी मतलब जो चरमपंथी या क्रांतिकारी भी बोला जाता है, और इसमें यहाँ पर ये सब बातें बोली गई थी। जो चरमपंथी वाले नेता थे, लाल बाल पाल थे, उनको बोला जाता है, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये थे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 47, भारत में लोकसभा चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही है। इसमें पहला दिया हुआ है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो VVPAT है, इसमें इसके बारे में ये यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को, ऐसे भी आ जाता है कहीं कहीं 26 जनवरी लिखा हुआ, तो वो गलत है। अब यहाँ पर इसमें VVPAT इसके बारे में, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। 2014 के लोकसभा आम चुनावों में इसका प्रयोग किया गया था। ये यहाँ पर 2019 में किया गया था, जो सत्र में लोकसभा है। पहला ऑप्शन इसमें गलत होने के बाद देखते हैं कौन सा पहला ऑप्शन। हाँ, अगर पहला ऑप्शन ही पता चल गया तो यहाँ से आंसर मिल गया, इसका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार करना है और इसमें देखना है काकोरी जो रेल कांड है, गिरफ्तार हुए लोगों के समर्थन में कौन कौन आए थे। इसमें मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, आचार्य नरेंद्र देव और लाला लाजपत राय, इसमें सारे के सारे आए थे ये। यहाँ पर चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, डी आंसर इसमें सही है। और इसमें यहाँ पर कौन कौन इसमें यहाँ पर शामिल थे, कौन कौन गिरफ्तार हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वर्ण सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती और ममत नाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, इसमें से पूछा भी जा सकता है कौन कौन उसमें थे। तो 40 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और इसमें यहाँ पर फांसी भी दी गई थी अशफाक उल्ला खान को और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में है पलियाकड़ विद्रोह के संदर्भ में देखना है। जो पलियाकड़ ये तमिलनाडु, यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसमें, ये तमिलनाडु के स्थानीय सरदार थे जिन्हें 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। पहला ऑप्शन ये ठीक है, इन्होंने ऐसा ही किया था 18वीं शताब्दी में और कट्टा बोमन विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, सही ऑप्शन इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, संसद में फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कितने युग्म सही है। इसमें यहाँ पर पूछा हुआ है कितने सही है। पहला ऑप्शन है इसमें भारतीय संसद में फ्लोर टेस्ट, जो भारतीय संविधान है उसमें फ्लोर टेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। ये 75(3) के अनुसार जो फ्लोर टेस्ट शब्द है इसका उल्लेख नहीं मिलता कहीं भी संविधान में। जो 75(3) है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा का एक प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है और यहाँ पर जो SR बॉम्बई वाद है उसमें निर्णय दिया गया था कि जो सरकार का बहुमत है वो सदन के पटल पर किया जाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है संसद में फ्लोर टेस्ट कराने के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष सत्र आहूत किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्लोर टेस्ट कराने के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष सत्र आहूत किया जाता है और इसमें केवल राष्ट्रपति ही आर्टिकल 85 के तहत विशेष सत्र आहूत कर सकते हैं, ना कि लोकसभा का अध्यक्ष। दूसरा भी इसमें गलत है, पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को फ्लोर टेस्ट के दौरान मतदान करने की अनुमति
होती है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके लिए है, ना कि राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए है ये फ्लोर टेस्ट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। जो फ्लोर टेस्ट होता है इसको बोला जाता है बहुमत परीक्षण। ये एक प्रक्रिया होती है। इसमें यहाँ पर जो भी सत्ताधीन सरकार है उसको विधायिका का विश्वास प्राप्त है या नहीं, ये देखा जाता है। फ्लोर टेस्ट उसको ही बोला जाता है। ये बहुमत परीक्षण होता है, ये प्रक्रिया होती है और संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है।